Hello friends, how are you? I hope you are all fit and fine. रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम पढ़ रहे हैं। चलिए इसमें हम आगे बढ़ते हैं। हम इसमें वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल के बारे में पढ़ रहे हैं। वो साइकिल जो आपका वेपर कंप्रेशन के जरिए बनती है। जैसे कि एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम में आपने पढ़ा था, उसमें केवल एक फेज में एयर पूरे पूरे साइकिल में रन करता है। इसमें आपका दो फेज में रन करेगा, यानी कि लिक्विड और वेपर में, जैसे कि मैंने पहले ही बताया है। और इन चारों को मैंने कंप्लीट भी कर दिया है। ठीक है, ये सारे वेरिएशन है जिनके जरिए हम थोड़े बहुत चेंजेस ला सकते हैं और उनके असर को भी देख सकते हैं कि इनके जरिए रेफ्रिजरेशन में क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है, तो मैंने ये कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद आपका साइकिल वेट वेपर कंप्रेशन ये भी कंप्लीट कर लिया है। साइकिल विथ सुपर हीटेड ये भी आपका कंप्लीट हो गया है। और साइकिल विथ सुपर हीटेड वेपर बिफोर कंप्रेशन। ठीक है, यानी संपीड़न से पहले ही अतिगर्म वाष्प उत्पन्न हो, तो ऐसा साइकिल भी हमने पढ़ लिया है। अब आपका बचता है ये साइकिल विथ सब कूलिंग और अंडर कूलिंग, यानी कि ऐसे साइकिल जिसमें आपका जो लिक्विड होगा उसे सब कूल किया जाएगा, यानी कि लिक्विड कन्वर्ट करके उसे और ठंडा करेंगे। यानी कि लिक्विड जैसे कि आपका वाटर है, वाटर अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे है, उससे थोड़ा सा भी और हीट देंगे तो वो वाष्प में बदलने लग जाता है। और अगर उसे और ठंडा करते हैं, 90 डिग्री सेल्सियस का वाटर बनेगा, उसे और ठंडा करें 70 डिग्री सेल्सियस का, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं अंडर कूलिंग। यानी कि हम उसी लिक्विड को और ठंडा करते चले जा रहे हैं, तो उसे हम कहेंगे सब कूलिंग। तो इस साइकिल को हम देखते हैं, चलिए। इसमें हम पहले टीएस का ग्राफ देखते हैं। ये साइकिल किस तरीके से बनेगी, यानी कि आप जब इसे कंडेंस करेंगे तो इसे हम इतना कंडेंस करेंगे कि ये लिक्विड जो होगा वो और कम तापमान के लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। तो ऐसा साइकिल हम इस्तेमाल करें तो उसके लिए टीएस डायग्राम कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले प्रोसेस होगा आपका कंप्रेशन 1 से 2। अब यहाँ पे इस साइकिल में हो है क्या, मान लेते हैं यहाँ पे हमने सिंपल सी बात है, हमने ले लिया है कि हम कंप्रेस कर रहे हैं तो वो वेपर में कन्वर्ट हो जा रहा है, एग्जैक्ट वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, हमने ऐसा ले, इसमें चेंजेस भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये मेन क्राइटेरिया नहीं है। मेन क्राइटेरिया आपका अंडर कूलिंग है, जो आपका कंडेंसेशन के दौरान होता है, यानी कि 2 से 2 डैश और 2 डैश से 3। तो मेन क्राइटेरिया आपका ये रहेगा। ठीक है, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं, बिगनिंग करते हैं कंप्रेशन से। ठीक है, कंप्रेशन आपका होगा आइसेंट्रोपिक प्रोसेस के जरिए, यानी कि एंट्रोपी इसमें आपका कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, यानी कि संपीड़न जो 1 से 2 हो रहा है, इसमें आपका क्या होगा, पॉइंट 1 पे बात करें तो यहाँ पे आपका वेट वेपर रीजन है, यानी कि तरल वाष्प, यानी कि लिक्विड भी है और वेपर भी है, इनका मिक्सचर जो है वो जो भी रेफ्रिजरेंट है। ठीक है, प्रशीतन पदार्थ जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं पूरे साइकिल को रन कराने के लिए, जो भी लिक्विड हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो उसे संपीड़ित करेंगे। ठीक है, और इसे संपीड़ित किस तरीके से करते हैं, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस के द्वारा। और इस तरीके से आपका प्रेशर जो है, दबाव जो है वो P1 से P2 तक बढ़ जाता है, और तापमान क्या है आपका T1 से। इसके बाद आपका नेक्स्ट प्रोसेस होगा कंडेंसेशन। कंडेंसेशन यानी कि आपका संवहन है, संघनन। संघनन में क्या होता है, आपका वेपर जो होता है, वेपर को हम कन्वर्ट करते हैं लिक्विड में, यही आपका संघनन में होता है। तो ऐसे में आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे संघनित करेंगे 2 से 2 डैश तक।
ठीक है, ये आपका प्रोसेस है पूरा नियत दाब पर। तो यानी कि कांस्टेंट प्रेशर लाइन, ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर लाइन इसी तरीके से बनती है आपकी, ठीक है। तो ये आपका कांस्टेंट प्रेशर लाइन है P2 के लिए, P2 यानी P, यहाँ पे इस पूरे पॉइंट पे आपका P2 प्रेशर होगा, ठीक है। ये पूरा का पूरा पॉइंट आपका P2 प्रेशर है। उसी तरीके से बॉटम वाला आपका इसी तरीके से, ये बॉटम जो है वो आपका कांस्टेंट प्रेशर लाइन है P1 का, ठीक है। तो ये दो प्रेशर लिमिट है। हमने यहाँ से शुरू किया था पहले बॉटम प्रेशर से, यानी कि जो भी हमारा निम्न दाब था, जो भी हो सकता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, जाहिर बात है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ही लेके चलेंगे। और उस वहाँ से हम जब कंप्रेशन करेंगे तो उसका प्रेशर बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, ठीक है। अब उसके बाद फिर हमने किया उसको ठंडा, ठंडा कर रहे हैं 2 से 2 डैश तक। तो 2 से 2 डैश आपका वेट वेपर जोन है, यानी कि यहाँ पे आपका वाष्प और जो भी लिक्विड है वो दोनों का मिक्सचर रहेगा, ठीक है। यानी कि यहाँ 2 है, 2 आपका सेचुरेटेड वेपर लाइन पे है, ठीक है, सेचुरेटेड वेपर, यानी कि यहाँ पे 100% वेपर में है। तो आपका ये 2 से 2 डैश आपका संतृप्त वाष्प, ठीक, 100% आपका जो वेपर है 100% वेपर, ठीक है, लिक्विड में संघनित हो जाएगा, ठीक है। और 2 से 2 डैश क्या है आपका फेज का, ठीक है, ये आपका फेज चेंज है, ठीक है, ये आपका फेज का चेंज है, यानी कि अवस्था परिवर्तन, ठीक है। तो इस प्रक्रिया में आपका तापमान पूरा कांस्टेंट रहता है, स्थिर रहता है, ठीक है। तो इस दौरान आपका पूरा का पूरा टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। और फिर इसमें ऐड क्या हो रहा है 2 डैश से 3, 2 डैश से 3 क्या आ रहा है आपका, यहाँ 2 डैश पे आपका लिक्विड कन्वर्ट हो चुका है। अब लिक्विड को हम ठंडा कर रहे हैं, अब लिक्विड को ठंडा करेंगे तो लिक्विड का तापमान और कम होगा, ठीक है। यानी कि 2 से 2 डैश आपका अंडर कूलिंग प्रोसेस है, ठीक है, यानी कि सब कूलिंग भी कहते हैं, ठीक है। यानी कि लिक्विड का और ठंडा होना, ठीक है, यानी कि लिक्विड जो होगा और कूल डाउन होगा और ठंडा होगा, ठीक है, अपने निम्न तापमान यानी T3, ठीक है, T3 की तरफ आपका इसका टेम्परेचर डाउन होगा, ठीक है। जो भी आपका अंडर कूलिंग है यानी कि तरल का तापमान और कम T3 के लिए ठंडा हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा कंडेंसेशन है, ठीक है। पहले वाष्प को ठंडा किए तो वो फेज चेंज किया, अवस्थाओं का परिवर्तन हुआ और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद फिर और ठंडा किया हमने, ठीक है। तो इसमें ये एक नया तरीका लगा रहे हैं कि हम लिक्विड को और ठंडा कर लेते हैं, तब देखते हैं क्या हो सकता है, क्या हमारे लिए COP और अच्छी हो सकती है। तो हमने एक ये साइकिल बनाई है, तो इसमें प्रोसेस क्या किया, हम अंडर कूलिंग कर लिया, ठीक है। अंडर, अब इसके बाद प्रोसेस आएगा 3 से 4, 3 से 4 आपका प्रोसेस है एक्सपेंशन प्रोसेस, ठीक है। 3 से 4 आपका एक्सपेंशन प्रोसेस है, यानी कि विस्तार, ठीक है। तो ऐसे में एक्सपेंशन किससे करते हैं, हम थ्रॉटल वाल्व के जरिए करते हैं, ठीक है। यानी कि लिक्विड क्या है, हमने यहाँ 3 पे लिक्विड पाया हुआ था, अब यहाँ से हम इसको एक्सपेंड करेंगे, इसका विस्तार करेंगे, ठीक है। सडन हम एक्सपेंड कर देंगे थ्रॉटल वाल्व के जरिए, ठीक है। जो भी यहाँ से लिक्विड आ रहा है सडन एक्सपेंड होगा, तो ठीक है, फैलेगा। तो ऐसे में क्या होगा, उसका प्रेशर कम होगा, ठीक है। तो अब ऐसे में प्रेशर कम होगा और टेम्परेचर भी कम होने लग जाएगा, ठीक है। और ये प्रोसेस पूरा होता है आपका
आइसेंथैल्पिक प्रोसेस, ठीक है। ये प्रोसेस होगा आपका आइसेंथैल्पिक प्रक्रिया, ठीक है, यानी कि आपका नियत तापीय धारिता, ठीक है। इंथैल्पी को अगर हिंदी में कहें तो उसे तापीय धारिता या फिर पूर्ण ऊष्मा भी कह सकते हैं। किसी पॉइंट पे कितनी एनर्जी लेवल है उसका, ठीक है, कंप्लीट एनर्जी कितनी है उसकी, तो उसकी पूर्ण ऊष्मा को बताता है इंथैल्पी। तो यहाँ पे हमने इंथैल्पी को नियत रखा है, कांस्टेंट रखा है, ठीक है। थ्रॉटलिंग में आपका प्रोसेस जो होता है वो आइसेंथैल्पिक होता है, ठीक है। तो ऐसे में क्या हो रहा है, आपका दबाव जो है वो कम होने लग जाएगा, ठीक है। प्रेशर जो होता है वो P3 से P4 होने लग जाएगा, और साथ ही साथ और क्या होगा, आपका टेम्परेचर भी डाउन होने लगेगा, उसमें कमी आ जाएगी, ठीक है। T3 टेम्परेचर से आपका वो T4 टेम्परेचर पे आ जाएगा। तो ये हो गया आपका एक्सपेंशन प्रोसेस में, ठीक है। अब ऐसे में क्या होगा, जब भी एक्सपेंशन करेंगे तो लिक्विड जो होता है वो हो सकता है कुछ मात्रा में वेपर में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो हो सकता है कि ये वेपर में कन्वर्ट हो जाए, यानी कि तरल की कुछ मात्रा वाष्प में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। पूरा का पूरा नहीं, लेकिन हो सकता है कि कुछ मात्रा उसमें वाष्प में परिवर्तित हो जाए, ठीक है। तो ऐसे में जब भी एक्सपेंशन करते हैं तो कुछ ना कुछ वाष्प में बदल जाता है, ठीक है, यानी कि इस जोन में आ गया फिर से, यानी कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो पूरा का पूरा लिक्विड होता अगर यहाँ पे होता तो, ठीक है। लेकिन वो यहाँ है, यानी कि कुछ मात्रा में ये इतना जो है वो वेपर में है और बाकी का पूरा लिक्विड पार्ट में है। अब एक्सपेंशन करने के बाद आपका प्रोसेस आएगा 4 to 1, ठीक है, 4 से 1 इवेपोरेशन होगा, ठीक है। इवेपोरेशन यानी कि वाष्पीकरण, ठीक है। 4 से 1 वाष्पीकरण होगा। वाष्पीकरण में क्या होगा, वाष्प में कन्वर्जन कैसे होगा, जब वो हीट कहीं से पाएगा तब वो वाष्प में कन्वर्ट होगा। किसी भी चीज़ को अगर हीट देंगे तभी तो वो गर्म होगा कि वो वाष्प में कन्वर्ट होगा। तो ऐसे में वो हीट कहाँ से पाएगा, जो आपने चैम्बर रखा है, ठीक है, उस चैम्बर में आपने जो भी ऑब्जेक्ट रखा है उसके अंदर कुछ हीट होगी, ठीक। मान लीजिए आपने दूध रखा है या फिर कोई भी फल या फिर सब्जी रखी, तो आपका एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे होगा 30 डिग्री सेल्सियस या 40 डिग्री सेल्सियस का, ठीक है। और ऐसे में यहाँ पे जो लिक्विड है वो ठंडा होके आया हुआ है। अब ये क्या होगा, एक तरीके से ये पूरा हीट इसको देगा, तो हीट क्या होगा, ये रेफ्रिजरेंट जो फ्लो हो रहा है, रेफ्रिजरेंट इसके अंदर, ठीक है, तो वो जो पदार्थ क्या होगा, वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा, एब्जॉर्ब करेगा। तो चूंकि ये फेज चेंज हो रहा है, यहाँ पे अवस्था का परिवर्तन हो रहा है, तो ऐसे में वो लेटेंट हीट के फॉर्म में, गुप्त ऊष्मा के फॉर्म में आपका हीट को एब्जॉर्ब करेगा। और ये पूरा प्रोसेस होगा कांस्टेंट प्रेशर पे, ठीक है। जैसा कि बताया ये आपका कांस्टेंट प्रेशर लाइन है, ठीक है, ये आपका कांस्टेंट प्रेशर लाइन है। तो आपको इसमें आपका 4 से 1 तक प्रोसेस है आपका इवेपोरेशन का, ठीक है। तो इसमें आपका ऊष्मा का पूरा अवशोषण होगा। ऊष्मा का जब अवशोषण होगा तो ऐसे में यहाँ से ऊष्मा निकलेगी, और कहीं से किसी भी ऑब्जेक्ट से जब ऊष्मा खींच ली जाती है तो उसका टेम्परेचर डाउन हो जाता है। और इससे क्या होता है, इस दौरान आपका क्या होता है, जो भी बचा हुआ है, ठीक है, जो भी जितना भी बचा हुआ आपका लिक्विड पार्ट है, ठीक है, तरल भाग जो है रेफ्रिजरेंट का, वो पूर्ण रूप से वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। वो पूर्ण रूप से वाष्प में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे आता है तो 100% वाष्प में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पे है, ठीक है, जैसे यहाँ पे इस साइकिल की बात कर रहे हैं, तो इसमें 100% नहीं, हो सकता है कि 90% तक आपका यहाँ पे वाष्प में कन्वर्ट हो चुका रहेगा।
तो आपका है ये पूरा का पूरा साइकिल है, ठीक है। वस्तु या ठीक है, ठंडा कक्ष आपका गर्मी अवशोषित करके कूल डाउन हो जाता है। तो ये पूरा साइकिल है टीएस पे, टेम्परेचर एंट्रोपी पे, ठीक है। इसमें ये सारी चीजें आप कॉमन रख सकते हैं, बस इसमें आपको ये चीज बस आपको दिखानी है। बस इस साइकिल में बस ये चीज इतनी है, 2 से 3 तक का ये प्रोसेस आपका सब कूलिंग रीजन इसमें कहाँ है, 2 से 3 तक, ये आपका सब कूलिंग रीजन है, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट बस यही है, बाकी सारी चीजें कॉमन है। चलते हैं आगे। पीएच डायग्राम कुछ इस तरीके से रहेगा। इसमें भी सेम पहला प्रोसेस आपका 1 से 2 कंप्रेशन, ठीक है। बस इसमें ग्राफ कैसा बनता है, ये आइसेंट्रोपिक होता है, तो यानी कि एंट्रोपी इसमें कांस्टेंट रहेगी। एंट्रोपी जो कांस्टेंट होती है तो वो इस तरीके से लाइन बनती जाती है, ठीक है। तो ऐसे में ये इसका एक पार्ट है। 1 से 2 आपका कंप्रेशन हो रहा है, इसमें एंट्रोपी आपकी कांस्टेंट है, लेकिन इंथैल्पी यानी कि एनर्जी जो है वो बढ़ेगी। जाहिर बात हम उसमें वर्क करते हैं, जब वर्क करेंगे तो रेफ्रिजरेंट की एनर्जी और बढ़ जाएगी, उसका तापमान भी और बढ़ जाएगा, तो वो हाई प्रेशर जोन में चला गया और टेम्परेचर भी हाई हो गया। अब टेम्परेचर हाई हो गया है तो उसे हम ठंडा कर लेते हैं। अब ठंडा कर रहे हैं तो टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, यानी कि अगर हमने 1 बार से कंप्रेस किया 5 बार तक, ठीक है, हमने 5 बार तक उसे ठंडा उसे कंप्रेस कर दिया, तो 5 बार पे आप उसे ठंडा कर रहे हैं, यानी कि प्रेशर उतना ही है, 5 बार पे ही है, और उसे हम ठंडा करते चले जा रहे हैं, ठीक है। तो वो आपका प्रोसेस होता है कंडेंसेशन, ठीक है। 2 से 3 पूरा आपका कंडेंसेशन है, जिसमें आपका 2 से 2 डैश आपका वेट वेपर रीजन है, ठीक है, यानी कि आपका तरल वाष्प का मिश्रण है वो, ठीक है, यानी कि एक तरीके से गीला वाष्प भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये वो क्षेत्र है। और 2 से 3, ठीक है, 2 डैश से 3 आपका सब कूल्ड रीजन है, यानी कि शीतित द्रव, ठीक है, यानी कि और ठंडा द्रव, ठीक है, और ठंडा द्रव आपको मिलेगा। तो ऐसे में ये प्रोसेस ही बस हाईलाइट करता है इस साइकिल को, बाकी सारे कॉमन है सारे वेपर कंप्रेशन साइकिल के लिए। अब नेक्स्ट आता है आपका एक्सपेंशन प्रोसेस। तो एक्सपेंशन प्रोसेस आपका 3 से 4 विस्तारण होगा इसमें, और उसके बाद होगा आपका इवेपोरेशन 4 to 1, जो यानी कि उसमें वाष्पीकरण होगा, ठीक है। ये आपका इंथैल्पी कांस्टेंट है 3 से 4, ठीक है। आपका आइसेंथैल्पिक प्रोसेस, यानी कि इंथैल्पी आपकी कांस्टेंट रहेगी इस दौरान, ठीक है, यानी कि पूर्ण ऊष्मा वो नियत रहेगा। यहाँ पे यानी कि यहाँ पे भी जो एनर्जी है वही एनर्जी यहाँ पे भी रहेगी, ठीक है। बस अंतर इतना है कि प्रेशर डाउन हो जाएगा, और प्रेशर के साथ साथ आपका टेम्परेचर भी डाउन हो जाएगा, और उसको फिर वाष्पीकृत कर देंगे, और इस तरीके से आपका पूरा साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पूरा साइकिल बनाना होगा। इसका विश्लेषण कर लेते हैं, एनालिसिस कर लेते हैं, आकलन कर लेते हैं किस तरीके से इसमें हमें क्या क्या रिजल्ट मिल रहा है। तो इसमें आपको वही सेम चीज जैसे पहले है वैसे ही मिल रहा है। P1 इक्वल टू P4 है, और P2 इक्वल टू P3 है, सेम है वैसे ही। पूर्ण ऊष्मा नियत है, यानी कि कांस्टेंट इंथैल्पी है 3 से 4, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं पीएच डायग्राम में 3 से 4 आपको सीधा सीधा दिखा दे रहा है कि वो स्ट्रेट लाइन है, वर्टिकल, ठीक है, पूरा वर्टिकल स्ट्रेट लाइन है। इसका मतलब है कि आपका H3 इक्वल टू H4 है, इंथैल्पी कांस्टेंट है। इससे आपको ये पता चल गया, तो ये भी आउटकम निकल आया। उसके बाद हम
वर्क डन निकाल लेते हैं साइकिल का, चक्र का कार्य कितना निकल के आ रहा है। ठीक है, तो चक्र का कार्य आपको कंप्रेशन के दौरान आपको करना पड़ता है। ठीक है, यानी कंप्रेसर में वर्क करना पड़ता है आपको। ठीक है, उसमें जो भी ब्लेड लगे हैं उनको घुमाना होगा, उसके लिए एनर्जी आप देंगे इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में। तो ऐसे में वो एनर्जी कितनी होगी वो कैसे पता चलेगा? फाइनल एनर्जी लेवल माइनस इनिशियल एनर्जी लेवल से पता चल जाएगी कितना एनर्जी इस बीच आपका लगा हुआ है। ठीक है, यानी कि आपका यहाँ पी एच डायग्राम में देखें तो ये H2 है, ये आपका H1 है। तो इनके बीच का डिफरेंस निकाल देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इनके इस प्रोसेस के दौरान हमें कितनी एनर्जी लगी है। ठीक है, और वही एनर्जी आपका कार्य के रूप में है किया गया है। और इसके बाद आउटकम आपका क्या होगा? इसमें बस अंडर कूलिंग हो रही है। ठीक है, आपको पहले भी बताया है कि आपको जब भी वैल्यू देगा तो वो आपको सैचुरेशन पॉइंट पे देगा। ठीक है, जैसे ये सैचुरेटेड वेपर लाइन है और ये सैचुरेटेड लिक्विड लाइन है। ठीक है, यानी कि संतृप्त वाष्प रेखा है और ये संतृप्त तरल रेखा है। ठीक है, यानी कि इससे इधर जाएंगे तो आपका लिक्विड जोन होगा, यहाँ पे आपका वेपर वाष्प और लिक्विड जोन होगा, और यहाँ पे आपका वेपर वाष्प फॉर्म में जोन पूरा ये होगा। तो ऐसे में आपका H3 जो कैलकुलेट करना है, तो H3 अब किस तरीके से कैलकुलेट करें? आपको तो पता होगा 2 डैश पे वैल्यू, 2 पे वैल्यू पता होगी। ठीक है, और आपको सेम यहाँ पे वैल्यू पता होगी और यहाँ पे कहीं पे वैल्यू पता होगी। ठीक है, आपको ना ही 1 पता होगा ना ही 4। ठीक है, 2 आपको पता होगा क्योंकि वो सैचुरेशन पॉइंट पे है, 2 डैश आपको पता होगा सैचुरेशन पॉइंट पे है। 3 नहीं पता है तो 3 कैसे कैलकुलेट करेंगे? 3 यानी कि ये इतना अमाउंट हमें पता करना है। ठीक है, यही इतना अमाउंट है आपका H3। ठीक है, तो ये H3 हमें पता करना है। तो ये H3 कैसे पता चलेगा? 2 डैश। ठीक है, ये 2 डैश में से आप ये इतना पार्ट निकाल दीजिए। ठीक है, ये इतना पार्ट निकाल दीजिए तो आपका ये 3 बच जाएगा। यानी कि आप H2 डैश में से आप क्या करेंगे? H2 डैश में से कितना टेम्परेचर डाउन हो रहा है उसको घटा देंगे। ठीक है, यानी कि mCp डेल्टा T होता है। ठीक है, यहाँ पे स्मॉल h है यानी कि पर केजी पे है तो मास लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो यानी कि सीधे सीधे Cp कांस्टेंट प्रेशर पे आपका स्पेसिफिक हीट इनटू डेल्टा T यानी कि टेम्परेचर का डिफरेंस, अंतर कितना है? तो हायर टेम्परेचर T2 डैश माइनस लोअर टेम्परेचर T3, तो इनके बीच का आपका ये डिफरेंस हो गया। ठीक है, फिगर से आप देख ही रहे हैं T2 डैश और T2 इक्वल है फेज चेंज के दौरान, ये है तो ये आपका इक्वल है। और आउटकम की बात करते हैं, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट यानी कूलिंग इफेक्ट, यानी कि प्रशीतन प्रभाव, ठंडा करने का कितना प्रभाव हमें मिल रहा है। तो ऐसे में आप प्रभाव कहाँ पे उत्पन्न होता है? जहाँ पे वाष्पीकरण हो रहा है, जहाँ से हम ऑब्जेक्ट से हीट को एब्जॉर्ब करते हैं और ऑब्जेक्ट ठंडा होता है। तो ऐसे में ये आपका पूरा रीजन है जो कि प्रशीतन प्रभाव कहलाएगा, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट रहेगा। तो ये अमाउंट कैसे पता चलेगा? तो हम इसे पीएच डायग्राम के जरिए हम निकाल लेंगे H1 माइनस H4। ठीक है, एनर्जी लेवल का डिफरेंस से पता चल जाएगा। H1 माइनस H4 कितना हीट, ठीक है, बाहर निकाल दिया गया ताकि वो ठंडा हो गया। अब निकालते हैं इसका COP, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो ये आपका क्या होता है? रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट डिवाइडेड बाय वर्क डन बाय साइकिल। तो जैसा ऊपर बताया हुआ है उन्हीं सारी वैल्यूज को रख देंगे
और सॉल्व कर देंगे तो m से m कट जाएगा, तो आपका वैल्यू निकल के आ जाएगा h1 माइनस h4 डिवाइडेड बाई h2 माइनस h1। ठीक है, तो ये आपकी COP निकल के आ जाएगी। ठीक है, COP जनरली सबके लिए एक ही है फॉर्मूला, बस इंथैल्पी निकालने का तरीका बदल जाता है, जो अगर वो सैचुरेटेड पॉइंट पे नहीं है तो। ठीक है, सैचुरेटेड पॉइंट पे नहीं है तो ऐसे में चेंज हो जाता है। अब H4 पे अगर आपको निकालना हो गया तो H4 पे कैसे निकलेगा, तो आप ये टेक्निक यूज कर लीजिए कि H3 इक्वल टू H4 होता है। ठीक है, तो ऐसे में ये निकल जाएगा। तो ये पूरा का पूरा एनालिसिस हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपका पूरा का पूरा वेपर रेफ्रिजरेशन साइकिल कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इतने सारे आपके वेरिएशन होते हैं वेपर रेफ्रिजरेशन सिस्टम में, और जब उसकी साइकिल हम थर्मोडायनेमिक साइकिल ड्रॉ करते हैं तो ये 5 तरीके की वेरिएशन है, इन्हीं का कॉम्बिनेशन ही बनता है। अब कुछ, तो ये पूरा कंप्लीट हो गया है। अब आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते हैं। अब आप देख ही रहे हैं कि गर्मी काफ़ी बहुत बहुत गर्मी है। ठीक है, तो चलिए कुछ आपको नॉलेज ऐसा दे देते हैं जो आपके काम आएगा। जो आपके घर का रेफ्रिजरेटर है, यानी कि डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर। ठीक है, तो उसके बारे में आपको कुछ आइडिया दे देते हैं किस तरीके का होता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि अपना घर का रेफ्रिजरेटर खोल डालें पूरा कि उसमें क्या क्या होता है। मैं कुछ आइडिया दे दे रहा हूँ, आप पता कर सकते हैं। तो कुछ फैक्ट आपको बताते हैं डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में। पहली चीज़ है कैपेसिटी। ठीक है, कैपेसिटी कितनी होती है एक घरेलू रेफ्रिजरेटर की जो आप अपने घर में इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक, तो उसकी जनरली कैपेसिटी कितनी होती है, यानी कि कैपेसिटी ऑफ डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर। ठीक है, किस रेंज में होती है। घरेलू रेफ्रिजरेटर की क्षमता, क्षमता हम किस में मेजर करते हैं, टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। ठीक है, TR। तो क्या हो सकती है वो, क्या 0.1 से 0.3 TR तक होगी, क्या इतना रेफ्रिजरेशन इफेक्ट करेगा, या फिर उसका प्रभाव इतना होगा 1 से 3 TR तक का, या फिर 3 से 5 TR, या फिर 5 से 7 TR। तो इनमें से कौन सा सही होना चाहिए। तो इसमें करेक्ट आंसर जो होगा वो ए है। ठीक है, यानी कि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो होता है वो 0.1 से 0.3 या 0.5 TR तक, इसी रेंज का होता है। ठीक है, इतना रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, यानी कि समझ लीजिए इतना इफेक्ट ठंडा करता है, तो आपकी पूरी पूरी सब्जियां, बॉटल जो होते हैं वाटर के, दूध हो गया, वो सब पूरे पूरे ठंडे हो जाते हैं। और क्योंकि डोमेस्टिक है, काफ़ी छोटा होता है रेफ्रिजरेटर। ठीक है, कैपेसिटी 600 लीटर की होती है, 500 लीटर हो गया, या फिर बहुत होगा तो 1000 लीटर। इससे ज़्यादा कैपेसिटी तो होती नहीं है फ्रिज की। एक और फैक्ट आपको बता दें, जो आपने साइकिल अभी तक मैंने पढ़ाया, तो उसमें एक्सपेंशन प्रोसेस होता है। एक्सपेंशन प्रोसेस आपका थ्रॉटलिंग वाल्व के ज़रिए किया जाता है। ठीक है, एक्सपेंशन यानी कि जो भी विस्तार है, प्रसार जो हम करते हैं, तो उसके लिए कौन सी डिवाइस हम यूज़ करें। एक घरेलू रेफ्रिजरेटर में थ्रॉटलिंग वाल्व हम नहीं लगाते हैं, ना ही आप एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम में एक्सपेंशन हम किससे करते थे। एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो आपका एरोप्लेन में इस्तेमाल किया जाता है, तो उसमें आपका एक्सपेंशन डिवाइस कौन सा था, टरबाइन। टरबाइन के जरिए हम एक्सपेंड करते थे। यहाँ पे हम थ्रॉटलिंग वाल्व का इस्तेमाल करते हैं। अब डोमेस्टिक की बात करते हैं, तो डोमेस्टिक में हम कौन सा डिवाइस यूज़ करते हैं, तो उसमें हम थ्रॉटलिंग वाल्व नहीं यूज़ करते हैं, उसमें हम यूज़ करते हैं कैपिलरी ट्यूब। ठीक है, यानी कि केसिका नली। एक कैपिलरी पतली सी कॉपर की ट्यूब होती है, तो उसका इस्तेमाल करते हैं हम एक्सपेंशन डिवाइस के लिए। आपको, ठीक है, आपने देखा ही होगा आपके घर में रेफ्रिजरेटर कुछ इसी तरीके से होता है। ठीक है, फ्रीजर हो गया, इसमें आप अपने
जो भी वस्तुएं हैं उनको रख करके अपना कूल डाउन करते हैं, ठंडा रखते हैं। क्योंकि जो भी बैक्टीरियाज होते हैं, बैक्टीरिया या तो फिर आप उसे 70 डिग्री सेल्सियस से ऊपर कर दीजिए। जैसे दूध को हम पॉस्चराइजेशन करते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं, हम 70 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पे हम टेम्परेचर पे उसे गर्म कर देते हैं। इससे उसके बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं। या फिर बैक्टीरिया को खत्म करने का तरीका है कि 4 डिग्री सेल्सियस से कम कर दीजिए टेम्परेचर। तो इस इन्वायरमेंट में भी बैक्टीरिया नहीं रह पाएंगे, मर जाएंगे। तो ऐसे में आपका फूड पूरा सेफ रहता है। इसीलिए फ्रिज में हम पूरा एकदम सेफ रखते हैं। फल हो गया या फिर सब वेजिटेबल हो गया या फिर कोई भी लिक्विड हो गया, ठीक है। अब आपको दिखा देते हैं कैपिलरी ट्यूब, ठीक है। कैपिलरी ट्यूब कुछ इस तरीके से होगा, कॉपर का है, ठीक है। रियल में कैपिलरी ट्यूब इस तरीके से दिखता है, पतला सा रहेगा और इंड पे आपका एक्सपेंशन के लिए रहेगा। ये आपका जोड़ दिया जाएगा, रेफ्रिजरेटर में लगा रहता है इस तरीके से। कॉपर है, इसकी चालकता काफी अच्छी होती है। और ये है आपका कंप्रेसर, ठीक है। कंप्रेसर कुछ इस तरीके से होगा, हेमिस्फेरिकल शेप का रहेगा, ठीक है। इसके अंदर आपका अब कंप्रेसर भी दो तरीके से होता है, या फिर आपका रेसिप्रोकेटिंग होगा, ठीक है, जिसमें आपका सिलेंडर के अंदर पिस्टन के जरिए आपका रेसिप्रोकेशन के जरिए आपका प्रोसेस होगा। हाइड्रोलिक्स में आप पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो एक तो ये होता है कि आपका रेसिप्रोकेटिंग हो, और एक हो सकता है कि आपका रोटरी हो, जिसमें आपका ब्लेड्स लगे रहेंगे, ठीक है। ब्लेड रोटेट होगा और रोटेट होते होते वो आपको कंप्रेस करेगा, ठीक है। तो आपका कंप्रेस करेगा, कंप्रेस करके आपका ये कनेक्ट कर दिया जाएगा और ये आपका बाहर की तरफ हाई प्रेशर पे आपको रेफ्रिजरेंट मिल जाएगा। तो ये ऐसा कुछ होता है। तो आपको ये आपका विजुअलाइजेशन है किस तरीके का फ्रिज होता है। और उसके लिए हम इस तरीके से साइकिल इस्तेमाल करते हैं। टीएस डायग्राम पे ये है और पीएच डायग्राम पे ये है, ठीक है। तो इस साइकिल में आप देख रहे हैं कि हमें कंप्रेसर की जरूरत पड़ेगी, कंप्रेसर, ठीक, कंडेंसर, ठंडा करने के लिए कंडेंसर, और एक इवेपोरेटर चाहिए, ठीक है। एक्सपेंशन डिवाइस मैंने बता दिया, कैपिलरी ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो अब बात आती है कि हम कंडेंसर और इवेपोरेटर, तो उसको भी दिखा देते हैं वो किस तरीके का दिखता है। आप देखे होंगे फ्रिज के पीछे इस तरीके से ये बना होता है। तो ये आपका होता है इवेपोरेटर, ठीक है। इवेपोरेटर ठंडा करने के लिए क्या, एयर के जरिए ही ठंडा कर देते हैं, जैसे हीट एक्सचेंजर होता है। ऐसे में क्या है, यहाँ पे एयर का इस्तेमाल करते हैं, ईजी है, चीफ है। कई जगह और अगर हम काफ़ी एडवांस रेफ्रिजरेटर की बात करें, स्पेशल टाइप ऑफ रेफ्रिजरेटर की बात करें, तो उसमें क्या होता है कि वाटर के जरिए ठंडा किया जाता है। लेकिन जनरली हम इसे एयर से ठंडा करते हैं, ठीक है। एयर अवेलेबल है और सिंपल भी है, कोई एक्स्ट्रा इक्विपमेंट लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो एयर के जरिए आपका ये पूरा एयर से कांटेक्ट में आएगा, जो भी यहाँ से है पूरा हीट लेकर के, ठीक है, निकल जाता है। तो उस तरीके से भी आपका ये है आपका कंडेंसर, ठीक है। कंडेंसर आपका फ्रिज में पीछे एक प्लेट रहता है, प्लेट में ही ये पूरा का पूरा लगाया गया रहता है, ठीक है। थोड़ा सा मोटा ट्यूब रहता है। तो इस ट्यूब में आपका जैसे भी ये आपका जैसे कंप्रेसर है, तो कंप्रेसर से आपका कंप्रेस करने के बाद आप इस कंडेंसर में भेज देते हैं। ये कंडेंसर जो है हवा से कांटेक्ट में रहेगा और ये पूरा पूरा ठंडा करता चला जाएगा, ठीक है। कई जगह आप देखते होंगे नीचे जो फ्रिज में जो होता है, तो फ्रिज में जैसे काफ़ी ज़्यादा फ्रोजन हो गया, ठीक है, जम गया जो बर्फ़, तो उसको हम डीप फ्रोजन करते हैं, यानी कि उसको हम फिर से बर्फ़ को और गलाने का काम करते हैं, क्योंकि वो किसी काम का है नहीं और अवरोध स्पेस कम करेगा। तो ऐसे में क्या है कि हम उसे
गलाने का काम करते हैं। तो गलाने के लिए भी एक डिवाइस लगा देते हैं जिसके ज़रिए वो गल जाता है। तो गलता है तो पानी जाता है, तो पानी भी एक तरीके से इन्हें ठंडा करने का काम कर देता है। ठीक है, कंप्रेसर को भी ठंडा कर देता है। कंप्रेसर भी यूज़ होते हुए लगातार हीट जनरेट करता है। तो इसी के ऊपर ही एक वाटर स्टोरेज लगा देते हैं ताकि ठंडा हो जाए ये कंप्रेसर भी। और ये आपका कैपिलरी ट्यूब है जैसा मैंने दिखाया था। ठीक है, तो एक्चुअल में इसी तरीके से दिखता है। ठीक है, तो ये आपका पूरा वेपर रेफ्रिजरेशन साइकिल कंप्लीट हो गया है। अब इस साइकिल में चेंजेस क्या क्या लाएं जिससे सीओपी और इम्प्रूव हो, या फिर इन सब साइकिलों में कौन सा बेस्ट है और कौन सा बेस्ट नहीं है, कौन सा साइकिल में कौन कौन से फ़ायदे हैं, वो चीज़ मैं आपको नेक्स्ट में बता दूंगा।